पुखराज जी, हमें और हमारे अभ्यर्थियों को ये बताइएगा कि जो अपनी सफ़र होता है, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे कोई बिजनेस का हो, तो अपना सफ़र तो शैक्षणिक था। इस यात्रा में हर मोड़ में कुछ न कुछ चुनौतियां और कुछ जो है कठिनाइयां आती है। तो आपके इस पूरे सफ़र में ऐसा कोई कठिनाई का दौर आया हो जब आपका मनोबल टूट गया हो, आपके जो ये धैर्य जो डगमगा गया हो, ऐसा कभी आपके जीवन में आया क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर बनना कोई आसान राह नहीं थी और आप अपने गांव से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो इसकी शुरुआत की आपके जहन में कैसे आया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं? कहां से प्रेरित हुए आप? और मेरे बन रहे थे टोटल 81.82 और हाँ। मेरिट साइड 82 से ऊपर गई थी। अच्छा। लेकिन दोबारा जब वेटिंग आई हाँ। तो उस दौरान मैं जन्म तिथि पे आके अटक गया। हर सफल व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। हाँ। तो कितना योगदान मानते हैं आप? बिल्कुल सर। उसके बाद में शादी हो गई, उसके बाद में मैं इधर उधर धंधे की तलाश में था। नमस्कार साथियों, राइज अप क्लासेज के डिजिटल स्टूडियो में आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन है। आज हम फिर से एक और संघर्ष की कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं, जो मिट्टी से उठे, मेहनत से निखरे और अब बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर। जी हाँ, यदि जिद, जुनून और समर्पण हो तो हर मंजिल मुकम्मल हो सकती है, और ऐसा ही उदाहरण पेश किया हमारे सामने। हम जी हाँ उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ के कारण तृतीय श्रेणी शिक्षक बन करके सरकारी नौकरी का पहला ख्वाब बनते बनते रह गया। डेट ऑफ बर्थ से चूक गए, लेकिन हौसला नहीं हारा, अपनी जुनून और जिद के साथ आगे बढ़ते गए और द्वितीय श्रेणी अध्यापक बन करके अपने आत्मविश्वास को जगाया। लेकिन सफ़र यहीं नहीं रुका, आगे स्कूल शिक्षा में व्याख्याता बन करके पॉलिटिकल साइंस में आपने कुछ और अपने व्यक्तित्व को निखारा। लेकिन चैन अभी भी नहीं था, क्योंकि जिद और जुनून दिल में एक आग प्रज्वलित हो रही थी, वो कंटिन्यू मोटिवेट कर रही थी। और लोहारवा गांव के प्रथम असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके पॉलिटिकल साइंस में 46th रैंक हासिल की। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन पुखराज जी आपका। जी धन्यवाद। जी हाँ साथियों, सफ़र की और इस कहानी, संघर्ष भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। और पुखराज जी, हम ये जानना चाहते हैं और हमारे अभ्यर्थी भी ये जानना चाहते हैं कि आपका जो शैक्षणिक सफ़र है, जो कहाँ से शुरू हुआ और किन किन चुनौतियों का सामना किया आपने? जी, मैं लोहारवा से बिलोंग करता हूँ। जी। लोहारवा धोरिमना पंचायत समिति में, जिला बाड़मेर। लोहारवा में जहाँ से मैंने पढ़ाई की है, कक्षा 1 से लेकर 4 तक मैंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय लुखों का नडा, अब वो उच्च माध्यमिक बन चुका है, तो वहाँ पे मैंने कक्षा 1 से 4 तक पढ़ाई की। घर से 3 किलोमीटर दूर था। कक्षा 5 मैंने घर के पास में ही एक स्कूल खुली थी उस समय 2000 के आसपास, तो 2004 में मैंने कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय खरजानियों की ढाणी वहाँ से की। 1 से 4 तक के विद्यालय अलग था। हाँ। और 5वीं में अलग। 5वीं में अलग। ठीक। और उसके उस साल मेरे पिताजी ने धोरिमना में एक चाय की होटल खोली थी, तो वहाँ पे मैं दूध ले जाने का काम करता था 1 बजे छुट्टी होने के बाद, और वापस शाम को 6 बजे आ जाता था। पिताजी के कार्य में हाथ बटाते थे आप? हाँ, बहुत पिताजी बढ़िया। वैसे तो ड्राइवर थे जी। लेकिन उस साल उन्होंने देखा कि कुछ नया करते हैं, बिजनेस में परिवर्तन करते हैं। हाँ जी। तो साल भर उन्होंने चलाई, तो उनके साथ में कक्षा 5 में मैं वहाँ पे गया। हाँ। और 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद मैं कक्षा 6 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अब वो उच्च माध्यमिक है, लोहारवा में मैंने पढ़ाई की। वो भी घर से 3 किलोमीटर दूर है। और 6 से लेकर कक्षा 10 तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। और उस दौरान मैंने कक्षा 8 में यूं ही जेब खर्ची के लिए, अच्छा। जेब खर्ची के लिए मैं गुजरात डीसा गया। वहाँ पे कोई पड़ोसी थे, उनके साथ चला गया, तो वहाँ पे काम किया। और कक्षा 9 में मैं जोधपुर चला गया। ताऊ जी का 2 लड़के वहाँ पे रहते थे। 8वीं में आपका, और वैसे देखा जाए तो 8वीं में पढ़ने वाले का ज़्यादा शारीरिक विकास भी नहीं होता, तो किस प्रकार का कार्य किया आपने वहाँ पे? नहीं, वो तो कोई नॉर्मल कार्य अच्छा, था। अच्छा। हाँ, ज़्यादा यूँ भारी भरकम शारीरिक कोई मार वाला नहीं था। नहीं था। ठीक है। तो उनके साथ मैं चला गया। और फिर कक्षा 9 में मैं जोधपुर चला गया। कक्षा 10 की परीक्षा के बाद मैं जोधपुर गया। तो उस दौरान कक्षा 10 में ही मैं पढ़ रहा था 48%। तो जोधपुर गया, ताऊ जी के वहाँ पे, ताऊ बेटा भाई जो था उनके साथ मैं गया। तो वहाँ पे मैं अधिकारी के, वहाँ कोई अधिकारी लगे हुए थे उनके, मैं वहाँ पे काम कर रहा था। उनको लगा कि ये लड़का ठीक है। मुझे पूछा कि कितनी तक पढ़ाई की? मैंने कहा कक्षा 10 का एग्ज़ाम दे के आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो उन्होंने एक सवाल पूछा मुझसे कि बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो मैंने उसका आंसर बताया, तो बड़े खुश हुए। आपने सही बताया? हाँ, बिल्कुल सही बताया। तो वो बड़े खुश हुए। तो उन्हें लगा कि ये लड़का ठीक है पढ़ने में। तो मुझे बोला कि मैं अगर तुझे यहाँ पे पढ़ा दूँ, किसी स्कूल में डलवा दूँ, तो तू मेरे घर पे रह लेगा?
मैंने कहा हाँ देखूंगा, घर वालों से पूछूंगा। तो मैंने फिर तय किया कि मैं यहीं रह लेता हूँ। तो फिर उनके क्या है कि एक लड़का था, वो बाहर कहीं आउट ऑफ इंडिया कोई इंजीनियर था। अच्छा, फॉरेन में काम करते थे। हाँ, और एक लड़की थी जिसकी शादी हो गई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं वहाँ पे 10 से 1 दिन रहा, रहना शुरू कर दिया। हाँ रहना शुरू कर दिया। तो घर पे वो बस कोई मेहमान आते थे तो पानी लाना, हाँ। चाय पिलाना, ये काम घर के सदस्य की तरह। हाँ तरह। लेकिन उस दौरान मुझे वहाँ ठीक नहीं लगा कि मेरे, हाँ सोने के लिए उन्होंने जगह मेरे लिए अलग रखी। अच्छा। हाँ, और पीने के लिए पानी, वो ठीक है मैं उनको पिलाता हूँ तो ठीक है, कहा कि पुखराज ठीक है तेरे ये। तो मुझे लगा कि यूँ थोड़ा सा मुझे खुद के पीने के लिए अलग रखा। नहीं, हाँ यूं अच्छा। टाइप लगा वो बातों में। तो हाँ, मुझे हाँ, यूं लगा कि मेरे साथ कुछ यहाँ पे हो रहा है। मतलब तो, आपके स्वाभिमान को चोट लगती हुई आपको महसूस हाँ हुआ। मुझे यूं लगा कि घर परिवार की तरह थोड़े रखते ना मुझे, हाँ, रख लेते, क्या पता हाँ, वो हाँ, ट्राई कर रहे होंगे कि महीने भर इसको रखते लेकिन देखते। आपको जल्दी महसूस हो गया। हाँ जल्दी महसूस हो गया। तो उन्होंने मुझे एक साइकिल दे रखी थी, वो साइकिल लेके मैं वहाँ से निकल गया। अच्छा। तो थोड़ा दूर वो ताऊ बेटा भाई वहाँ रहता था। उस रात को मैं वहाँ रखा। दूसरे दिन उन्होंने कॉल किया कि भाई पुखराज आया नहीं, क्या हुआ? तो मैं घर के आगे से निकला। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को देखा कि पुखराज ये जा रहा है मैंने और तेज साइकिल चलाई। तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर मेरा वो मन नहीं हुआ वहाँ पे जाने का। अच्छा। तो 10वीं मैंने मेरे 48% बने। उसके बाद में रिजल्ट आ गया, 48% बने। तो उस समय क्या है कि जब 10वीं में मैं था तो मैंने आसपास देखा कि मेरे एक भुआ बेटा भाई हमारे घर पे आया था उस दौरान, और उनका सेंटर लोअरवा था। तो फिर वो तो मैथ मिला रहा है, मैं मिला नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी क्यों ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ। मैं यहाँ कोई वो बात नहीं कि प्राइवेट स्कूल के बारे में पढ़ाई होती है या गवर्नमेंट में होती है, लेकिन आपने उस हाँ भाई से तुलना करी कि भाई ये वहाँ पढ़ता है तो इतना इम्प्रूवमेंट हो तो हो सकता है मेरे में। हाँ मेरे में हो। तो मैं उनके 11वीं में वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद में कक्षा 11 और 12 मैंने वहाँ से उत्तीर्ण की, और 12वीं में बढ़िया अंक से मैंने 72.62 72% मतलब एक पढ़ने में औसत विद्यार्थी जो 10वीं में 48% हासिल करता है, लेकिन फिर वापस देख करके अपने भाई को देख कर प्रेरित होता है और 72% हासिल किया। बिल्कुल सर। मतलब आपकी पढ़ाई की जो प्रगति है वो बढ़ती गई। बिल्कुल जी। तो मैंने 72% बने जब मेरे। तो उस समय सामान्य ज्ञान के ट्यूशन होते थे प्रार्थना में। तो उस समय मैं रोजाना वो लिखता था, और उसके बाद मैं घर आके ढूंढता, याद करता, और फिर दूसरे दिन बताता। उस समय मेरा हाथ हमेशा ऊपर ही रहता प्रार्थना में। तो मैं सामान्य ज्ञान में पहले से ही काफ़ी अच्छा विद्यार्थी था। रुचि आपकी बहुत थी। हाँ बहुत थी। खबरें देखना, पढ़ना, अखबार पढ़ना, मैच देखना, ये सारे मैं साथ साथ में करता रहता था। खेलना वगैरह ये घर आने के बाद में ये सारा चलता रहता था। उसके बाद में 12वीं होने के बाद में मैं जोधपुर चला गया वापस, कि आसपास में माहौल इस प्रकार का था कि हमारे लोअरों में ज़्यादा यूँ पढ़ाई का उस समय माहौल नहीं था, ग्रामीण परिवेश में इतना होता नहीं है। होता नहीं है। तो मैं जोधपुर चला गया। आसपास के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जोधपुर रहते हैं, यहाँ गाड़ियों के ड्राइवर है। तो मैं जोधपुर गया, क्यों नहीं कोई धंधा कर लेते हैं। तो मैं ताऊ बेटे भाई के साथ में गया। तो उस समय वो किसी बड़े ठेकेदार का मुनीम था। तो फिर वो जोधपुर से बीकानेर गया, तब मैं भी साथ में चला गया। अच्छा। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे 5-6 महीने रखे। उस दौरान मेरा 12वीं का रिजल्ट भी आया। वहाँ बड़ा कोई एक सेठ था, उसको मैंने मिठाई भी खिलाई कि मेरे फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन बन गया, खुशी में मिठाई खिलाई। हाँ मिठाई खिलाई उस दौरान। इस समय तो 70% वालों को कोई मानता ही नहीं। अरे इस समय तो पुखराज जी ऐसा लगता है कि 90% से कम बन गए तो मुंह लटकाए हुए बैठे रहते हैं, जैसे कोई फेल हो गए हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस समय मैंने मिठाई खिलाई, खुद लाया था मैं लड्डू कि मेरे फर्स्ट डिवीजन बना है। उन्होंने मुझे शाबाशी दी, मैं बड़ा खुश हुआ। और उसके बाद में मैंने उसके साथ 6-7 महीने में रहा, और फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। तो मैंने वहाँ घर आके गांव में एक दुकान खोली मोबाइल की। वो मैंने लगभग 1.5 साल चलाई। उसके बाद में 2014 में मेरी पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं है, अभी भी मैं एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन स्वयं पार्टी विद्यार्थी। हाँ, स्वयं पार्टी के रूप में। हाँ, पढ़ाई मैंने छोड़ी नहीं है। तो फिर 2014 में मैं प्रैक्टिकल देना भूल गया। 2011 में 12वीं हुई और फाइनल का मैं प्रैक्टिकल देना भूल गया। ज्योग्राफी सब्जेक्ट थी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, मेरे 3 ये ऐसी। प्रैक्टिकल की डेट आप भूल गए? वो पता ही नहीं चला मुझे। तो मैं 7-8 दिन बाद में यहाँ बाड़मेर पीजी कॉलेज आया। तो प्रोफेसर्स ने ये बताया कि डेट तो चली गई, प्रैक्टिकल हो गया। डांटा भी होगा? हाँ डांटा, खूब डांटा कि कहाँ थे इतने दिन, क्या ध्यान रखते हो? हाँ क्या ध्यान रखते हो, पढ़ना नहीं है इसलिए तो तुम्हें ध्यान नहीं रहा। मैंने कहा सर गलती हो गई, पता नहीं चला। तो फिर अगली साल 2014 में फिर मेरी शादी हो जाती है। और शुरू में ही मेरी मम्मी का, जो मेरी माँ है, मदर है, उनका ये था कि मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। तो शुरू से ही रहा।
तो स्कूल भेजने में बाद में नहीं, जैसे आपकी शादी हो गई उसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखा था क्या? नहीं, 14 में कंप्लीट नहीं था तो ना वो। आपको ये नहीं लगा कि अब शादी है, मेरी जीवन में पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो जाएगी? ऐसा नहीं, नहीं ये कोई ना, मैं वैसे कहते भी हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। हाँ। तो कितना योगदान मानते हैं आप? बिल्कुल सर। उसके बाद में शादी हो गई, उसके बाद में मैं इधर उधर धंधे की तलाश में था कि कहीं बाहर जाके दुकान कर लूँ। मैं बाहर भी गया, आउट ऑफ स्टेट भी गया, गुजरात वगैरह। तो फिर वहाँ क्या कि बड़ी सिटियों में क्या बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो इतना संभव नहीं था। ठीक है कि छोटी मोटी जगह पे तो कर लेते हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट इतना नहीं था। तो फिर घर परिवार में यूँ बातें चली, तो वाइफ ने भी बताया कि क्यों ना पढ़ लें। तो वो क्या पढ़े लिखे परिवार से थी। अच्छा। हाँ, तो उनके पिताजी टीचर हैं, तो वो पढ़े लिखे परिवार से थी, तो क्यों ना के पढ़ाई कर लें। तो मैंने कहा देखते हैं, धंधा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पढ़ाई तो है ही। तो आपके पत्नी ने आपको मोटिवेट किया कि एक बार भाग्य आजमा के देखें। हाँ, पढ़ाई में पहले माँ का तो रहा ही है। माँ का तो रहता ही हाँ, है। फिर पत्नी ने कहा कि एक बार आप अपने हिसाब से देख लो, कोई प्रेशर नहीं था। तो फिर मैं बाड़मेर आ गया, 2015 में बाड़मेर आया। वो प्रैक्टिकल दिया मैंने, बाड़मेर आया, दिसंबर के आसपास में बाड़मेर आया। तो उसके बाद में दिसंबर में आने के बाद में कि बीए के बाद में करेंगे क्या, कि फाइनल तो है इस साल, इसके बाद में क्या करेंगे। उससे पहले मैंने केवल एक फॉर्म भरा था, वो था जूनियर अकाउंटेंट का, कंपटीशन का। हाँ बिल्कुल, उससे पहले मैंने कोई कंपटीशन एग्जाम, कोई अनुभव नहीं था? कोई अनुभव नहीं था, 0% जी। और कोई मैंने वो 12वीं के बाद में जो बीएसटीसी का एग्जाम होता वो है भी नहीं दिया? वो भी नहीं दिया, उसका फॉर्म भी नहीं भरा। जी। तो फिर पीटीटी का एग्जाम देंगे और टीचर बनना है, ये तो क्या टीचर वाली ठीक है, 12वीं के बाद में बीएड ठीक है। अपने यहाँ पे जनरली ट्रेंड यही चलता है कि बीएड कर लो हाँ, और बस टीचर बन जाओ। तो फिर मैंने वो पीटीटी का फॉर्म भरा, तो मैं मार्केट से बुक्स लाया। उस समय लक्ष्य की चलती थी। हाँ। लक्ष्य की बुक लेके आया, तो उसको मैंने 4-5 बार पढ़ डाला। मेरी शुरू से ही सामान्य ज्ञान में तो रुचि रही है। फिर मैंने हिंदी के 50 सवाल आते हैं, वो बढ़िया अच्छे से किए। सारे अच्छे से करने के बाद में मेरी राजस्थान में जब रिजल्ट आया तो 80वीं रैंक लगी, 80। कुल 600 में से कितने अंक आए? 401। 600 में से 400 अंक ला करके 80 रैंक हासिल करी आपने। बिल्कुल बिल्कुल। 80 रैंक आपको मिली, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए वो आपने खुद में सेल्फ स्टडी करी बस? बिल्कुल सेल्फ स्टडी, कोई कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की। अच्छा। और सेल्फ स्टडी के बाद में जब 80वीं रैंक लगी तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। हाँ। तो फिर मुझे मेरे अंदर से यूं लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका? हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके बाद में मुझे ये लगा कि मुझे राजस्थान में बीएड करनी है और बीएड रेगुलर करनी है, ऐसे नहीं कॉलेज नहीं जाऊंगा, यहाँ बंक मारूंगा। कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने ट्राई की, इधर उधर से पूछा, तो लोगों ने बताया कि एक बार जोधपुर में काबरा कॉलेज है, वहाँ रेगुलर पढ़ाई होती है। दूसरी जेएनयू का जो न्यू कैंपस है, जेएनयू जोधपुर है, उसका जो न्यू कैंपस है, वहाँ भी क्लासें लगती है। तो मैंने यूनिवर्सिटी में पहली वो चॉइस वो भरी और दूसरी मैंने काबरा भरी, तो रैंक बढ़िया थी, मिल गया। हाँ, जोधपुर जेएनयू मिल गई मुझे। तो फिर मैंने 2015 के अगस्त में वहाँ एडमिशन लिया, अगस्त सितंबर में, और फिर मैं 2 साल वहाँ रेगुलर गया। उस दौरान मैंने भरपूर तैयारी की। जो जूनियर अकाउंटेंट का जो मैंने फॉर्म भरा था पहले, वो एक बार रद्द हो गई। रद्द होने के बाद में मैंने कहा कि इसमें ट्राई करते हैं। मौका मिल गया पढ़ने का? हाँ, पढ़ने का मौका मिल गया। मैंने पढ़ाई की, उसकी 12 सब्जेक्ट थे, 6 कॉमर्स के, 6 अपने वाले, ये जो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, साइंस, मैथ ये थे। तो उनमें उस समय उस दौरान क्या था कि उससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें न्यूनतम मार्क्स लाने थे 40%। जॉब किया ना 40%। अच्छा, हाँ, 40% किया, केवल उसी में था। अब तो शिक्षक भर्ती में कर दिया है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब में कर दिया। न्यूनतम 40%। हाँ, उस समय केवल 40% जूनियर अकाउंटेंट में थे। तो मैंने दोनों पेपर पास किए, कॉमर्स वाला भी और वो भी, 45% बने मेरे, लेकिन मैं पीछे रह गया, ओवरऑल मेरिट में पीछे रह गए। हाँ। उसके बाद में मैं बीएड हुई, बीएड के बाद में मैं बाड़मेर आ गया। बाड़मेर आने के बाद में बीएड मेरी अच्छे अंकों के साथ हुई, रेगुलर हुई। उस समय बीएड में वो क्लासें लेना वगैरह सब चलता है, तो रेगुलर हुई, तो बहुत फ़ायदा मिला मुझे। उस दौरान मैंने बहुत सारी कंपटीशन की किताबें पढ़ डाली, जैसे संविधान पढ़ा, राजस्थान जीके पढ़ा, भारत का इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा भारत का। ये सब बुक्स आप खरीद के लाए या लाइब्रेरी का फायदा उठाया? नहीं, मैं खरीद के लाया। अच्छा। हाँ, और कई लाइब्रेरी की बुक्स भी मैंने पढ़ी थी, लेकिन ज़्यादातर मैं खरीद के ही लाया, मेरी खुद की लाया। और उसके बाद में मैंने सेल्फ स्टडी की, और उसके बाद में बाड़मेर आया 2017 में जब बीएड कंप्लीट हुई। तो अब तैयारी करनी है और आगे भर्ती कौन सी है। अब 2 में एलिजिबल हूँ मैं, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, नहीं 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड। तो उस दौरान 3rd ग्रेड
भर्ती आ रखी थी कि रीट होगी फरवरी में, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की बाड़मेर आने के बाद में कि कोचिंग करते हैं फ़ायदा होगा, तो मैंने मार्गदर्शन मिलेगा। हाँ, तो सक्सेस पॉइंट कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ से मैंने बढ़िया पढ़ाई की, स्टाफ ने भी अच्छा पढ़ाया। तो उसके बाद में मेरे 123 अंक आए। वहाँ पे गणपत जी सर पढ़ाते थे 150 में से। हाँ, 150 में से। मैं सेकंड लेवल में था, तो 123 अंक आए मेरे। तो सर ने ये बता रहे थे कि यहाँ आपके 30% है वो बीए का वेटेज है और 70% है वो रीट का वेटेज। उस समय ये ट्रेंड चलता था। हाँ, तो मेरे क्या है कि वो बीए में जब प्रैक्टिकल में पीछे रह गया, उस 3 साल में थोड़ा डिस्टर्ब रहा ना धंधे में वगैरह में घर पे, तो उस दौरान मेरे 48% ही बने टोटल 10th के बराबर। हाँ, 10th के बराबर 48.11। ठीक है। तो उसके बाद में वो वेटेज के कारण मुझे पता चल गया कि 123 अंक तो मैं लाया हूँ, लेकिन मैं केवल एक ही सब्जेक्ट बन रहा था, सामाजिक, हिंदी नहीं बन रहा था। हिंदी बनता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो मुझे पता चल गया कि मैं इतने अंक लाने के बाद में पीछे रह जाऊंगा। तो मैंने तुरंत उस समय अप्रैल में शायद सेकंड ग्रेड की भर्ती आई थी, तो अप्रैल में मैंने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा और उसके साथ में ही मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। और ऊपर सितंबर में रीट का रिजल्ट आया, उसमें मैं पीछे रह गया और मेरे बन रहे थे टोटल 81.82 और मेरिट साइड 82 से ऊपर गई थी। अच्छा। लेकिन दोबारा जब वेटिंग आई तो उस दौरान मैं जन्म तिथि पे आके अटक गया, क्योंकि आपने जितने प्राप्त कर रहे थे वहीं अटकी हाँ, कट ऑफ, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के कारण। हाँ, फिर मैंने देखा नहीं, तो फिर मैंने वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ही रहा था। 28 अक्टूबर का उसका एग्जाम हो गया और मेरा आत्मविश्वास तो था ही, क्यों मैं पहले पीटीटी में, फिर मैं रीट में बड़े अच्छे अंक लेके आया। तो फिर मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ, तो अच्छा पेपर हुआ। अच्छा पेपर होने के बाद में मेरी फिर वो मैंने उस पे रीट पे वेटिंग नहीं निकली दोबारा। तो जब रिजल्ट आया 2020 में आया रिजल्ट उसका, 2018 वाली भर्ती का रिवाइज होकर के। हाँ, तब सेकंड ग्रेड का। सेकंड ग्रेड का। हाँ, सेकंड ग्रेड का आया, तब उसमें मेरा 116वीं रैंक के साथ चयन हो गया। 116वीं रैंक से। हाँ, सामाजिक विज्ञान में। हाँ, उसकी कसर आपने यहाँ निकाली। हाँ, यहाँ निकाल दी। तो वो था कि तो यहाँ निकालने के बाद में 2020 में सितंबर में ज्वाइनिंग हो गई। उससे पहले जब 28 अक्टूबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था मेरा सेकंड ग्रेड का, उसके बाद में तो मैं जब बीएड फाइनल कर रहा था, तो उस समय मैंने एमए करने की सोची कि एमए कर लेनी चाहिए। तो मैंने राजनीति विज्ञान से बीए में कोटा से मैंने फॉर्म भरा और मैंने वहाँ एमए कर ही रहा था। और उस दौरान क्या था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां थी दोनों एक साथ आई थी। अच्छा। मेरे पास एमए नहीं थी, इसलिए मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर ली मैंने। तो अब क्या करना है, तो अब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, लेकिन एमए कंप्लीट नहीं है। एग्जाम तो तुरंत ऊपर है। तो मैंने कहा यूं ही कर लेते हैं, तैयारी तो जारी रखें। हाँ, कर लेते हैं। करते करते क्या है कि एग्जाम 2 बार आगे खिसक गया। आगे किस ये बेनिफिट मिल गया आपको। हाँ, तो जनवरी 2020 में एग्जाम हुआ फर्स्ट ग्रेड का। उस समय मैं 2019 में योग्य हो गया फर्स्ट ग्रेड के लिए, एमए कंप्लीट हो गई मेरी। और होने के बाद में मैंने एग्ज़ाम दिया और वो भी बड़े अच्छी रैंक के साथ में मैंने उसको। उसमें क्या रैंक लगी? 95? हाँ, उसमें 95 रैंक लगी मेरी। मतलब ये देखो ना, आपने जो मेहनत की, जिसमें अध्यापक तृतीय श्रेणी में आप डेट ऑफ बर्थ से चूक गए, लेकिन मेहनत की हुई काम आई। बिल्कुल सर। और आपके एग्जाम आगे खिसकने से आपको व्याख्याता बनने में सहूलियत मिल गई। बिल्कुल सर, ये फ़ायदा हुआ मुझे। और जो 2015-16 से मैं पढ़ रहा था वो रेगुलर ही थी मेरी पढ़ाई, तो उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। तो ये जो है, फिर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का दिमाग में तो था ही था, तो ये उसके लिए आपने राजनीतिक विज्ञान का सब्जेक्ट चयन किया। ये एक सोची समझी रणनीति थी या एक अनजाना सफर था वो जो कि बाद में जुनून बन गया? नहीं, राजनीति विज्ञान तो मेरा शुरू से क्या है कि राजनीति विज्ञान में मैं देश दुनिया की खबरें देखना पसंद करता हूँ। मैं बीबीसी पे विवेचना देखना पसंद करता हूँ। बहुत बढ़िया आती है विवेचना। हाँ, तो मैं वहाँ से देखता था पहले से। स्मार्टफोन मेरे पास 2014 से था, तो उस समय नेट महंगी थी। तो मैं बीएड करने गया, उस समय जियो के जगह जगह वाईफाई लगे हुए होते थे चौराहे पे, वहाँ जाके डाउनलोड करना, रूम आके वापस देखना, ये रुचि थी मेरी। तो मैं वहाँ डाउनलोड करके वापस आके देखता। बस आज भी यूट्यूब पे मेरी सारी ये देखेंगे ना, तो मैं यही देखता रहता हूँ पूरे दिन। बस पढ़ाई और पढ़ाई के सिवाय जो स्कूल में पढ़ाना है उसके अलावा मैं ये देखता हूँ। और तो राजनीति विज्ञान से शुरू से ही कि देश में कौन सी पार्टी है, क्या है, कौन से नेता है, दुनिया में क्या क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है। इंटरेस्ट शुरू से था। हाँ, रुचि है। तो फिर मैं राजनीति विज्ञान में मेरी रुचि थी। तो इसलिए मैंने वो राजनीति विज्ञान से एमए की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना कोई आसान राह नहीं थी, और आप अपने गांव से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो इसकी शुरुआत की आपके जहन में कैसे आया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं? कहाँ से प्रेरित हुए आप?
2018 में शायद, ये 2016 में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी। हाँ, आई थी। उसमें क्या है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड था शायद। हाँ। तो जब मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे लोग उस दौरान लगे थे असिस्टेंट प्रोफेसर कि ये हिस्ट्री से जैसे गणपति सर लगे, और राजनीति विज्ञान से कैलाश जी सर लगे बाड़मेर में, केसाराम थाकन लगे थे। हाँ, तो उस दौरान क्या था कि हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बने और कॉलेज के लेक्चर है। तो मैंने सोचा कि ये भी ठीक है, क्यों ना भाग्य आजमाएं। हाँ, लेकिन वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की वजह से मैं पीछे था, क्योंकि मेरे 10वीं में 48 और बीए में भी वही प्रतिशत। तो फिर सरकार ने क्या किया, वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हटा दिया। वो हटाने से मेरे जैसे जो ग्रामीण परिवेश से जो विद्यार्थी आते हैं उन्हें बेनिफिट मिला, अवसर मिल गया। अवसर मिला। ऊपर क्या है कि 2020 में भर्ती आई तो एमए हो रखी थी और फर्स्ट ग्रेड का मैं एग्जाम दे चुका था, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने ट्राई की, एग्जाम हुआ। लेकिन एग्जाम हुआ तो फर्स्ट ग्रेड जब तक मैंने एग्जाम दिए, उसकी तैयारी की, तब तक मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, दिमाग में भी नहीं था। हाँ, दिमाग में भी नहीं था। तो फिर क्या कि उसमें एक नेट होती है, नेट चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। नेट चाहिए। तो नेट का मैंने एग्जाम नहीं दिया उस दौरान कभी भी, क्योंकि ये प्लानिंग था ही नहीं, प्लान में नहीं थी, तो दिया नहीं। तो ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई तो मुझे ये पता चला कि इसमें नेट चाहिए, लेकिन फॉर्म आप भर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू से पहले आपकी नेट होनी चाहिए। मैंने कहा अभी एग्जाम भी दूर, इंटरव्यू तो और भी दूर है, हो जाएगा। तो फिर उस दौरान मैंने 2 बार शायद नेट दिया था, लेकिन पास नहीं हो सका। उधर इंटरव्यू कॉल हो चुका था? हाँ, इंटरव्यू कॉल हो गया, नेट नहीं हो पाई। हाँ, नेट नहीं हो पाई। और नेट नहीं हुई तब एक तो मेरा क्या कि एग्जाम से जस्ट 20 दिन बाद में नेट का एग्जाम था, वो मेरे से पास नहीं हुई। मुझे पता बाद में चला कि पास नहीं हुई, लेकिन जब मैं एग्जाम दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस था कि वो कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे, क्योंकि पेपर अच्छा हुआ था। तो इंटरव्यू ये नेट नहीं था, तो फिर वो 2020 वाला इंटरव्यू दिलवाया आपको? नहीं, 2022 में इंटरव्यू दिलवाया नहीं दिलवाया। हाँ, कि वो इंटरव्यू से पहले आपकी मिनिमम योग्यता पूर्ण होनी चाहिए। हाँ। तो उन्होंने इंटरव्यू देने ही नहीं दिया मुझे। तो हिस्ट्री वालों का पहले इंटरव्यू, उसमें भी दुख तो हुआ होगा। हाँ, क्योंकि इंटरव्यू कॉल हो चुका थे, अच्छे अंक आ रहे थे, लेकिन इंटरव्यू की मिनिमम जो योग्यता वो पार नहीं हो पाई। हाँ, उस दौरान क्या कोरोना भी आ गया। तो नेट के एग्जाम थे वो उस दौरान हुए नहीं। अच्छा, ये भी एक नुकसान हुआ मेरे। तो फिर क्या हुआ कि उसमें मैं पीछे रह गया। तो फर्स्ट ग्रेड तो मैं बन चुका था, स्कूल भी जा रहा था, तो मुझे ये लगा कि मेरे लिए ये ठीक है, मुझे दोबारा असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रयास करना चाहिए। हाँ, प्रयास करना चाहिए। तो फिर बड़ी भर्ती आई इस बार, और 2023 में। तो उस दौरान, उससे पहले मैं नेट कर चुका था। नेट हो गई मेरी 2023 में, 22 में जून वाले में मेरी नेट हो गई, लेकिन उस दौरान नहीं थी। तो फिर नेट हो गई। नेट 2-3 बार मैंने नेट निकाली तैयारी करते करते असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ और अच्छा गया पेपर। इसमें जैसे असिस्टेंट के प्रोफेसर की वो एग्ज़ाम की वो घड़ी आई, जिसमें आपने तैयारी भी की, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठा हुआ व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो उसमें आपको क्या फीलिंग थी? कोई घबराहट वगैरह ऐसा कुछ फीलिंग हुआ क्या? नहीं, वो शुरू से ही क्या है कि 2015 में मैं जब पीटीटी का एग्ज़ाम, पहला जो कंपटीशन का एग्ज़ाम मान लो यूँ, तो उसके बाद में मुझे कभी ये एग्ज़ाम हॉल में कभी लगा ही नहीं। अच्छा। मैं हमेशा यूँ आत्मविश्वास से रहा कि मैं अगर तैयारी करूंगा तो मैं इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों को ये ध्यान देना चाहिए कि यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हैं तो आपको पेपर बहुत अच्छे से होता है। बिल्कुल। और उस दौरान ये भी ध्यान रखनी ये बातें कि जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो यहाँ, तो आपको जहाँ अगर बाहर है तो एक दिन पहले चले जाना चाहिए। अच्छा। जैसे उदयपुर है या जोधपुर है या जयपुर है, कहीं भी एग्जाम है तो एक दिन पहले जाओ, आराम से वहाँ रहो, रुको। और नींद आती है तो लो। उस दौरान क्या नींद भी नहीं आती, जैसे मेरे रीट में मुझे नींद नहीं आई पूरी रात। और फर्स्ट ग्रेड में मैं पूरी रात सोया नहीं, लेकिन नींद लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ग्रेड में पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, तो उस दौरान मैंने करंट जीके पढ़ डाला। और फिर दूसरे दिन दोनों एग्जाम थे, 7 जनवरी 2020 की बात है। और उस दौरान दोनों एग्जामों में मैं फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा गया, जिसमें मेरे 92 नंबर आए। और एक मतलब ग्रामीण परिवेश से विद्यार्थी जिसकी मैथ और इंग्लिश अच्छी नहीं होती, 92 नंबर आए। और फिर सब्जेक्ट अच्छा गया। तो नींद लेनी चाहिए। और एग्ज़ाम हॉल में मुझे कभी ये नहीं लगा कि यूँ कई लोग है डर जाते हैं, शरीर में यूँ मूवमेंट होता है, वो मेरे साथ नहीं हुआ। और वहाँ जाके किसी से उलझना नहीं है, बस अपने काम से मतलब रखो, फोकस रखो। हाँ, किसी से ज़्यादा बातचीत मत करो, अपना काम करो और
आपका चयन पक्का है। अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है, पढ़ाई अच्छे से की है, तो फिर आपका चयन निश्चित है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अपने का टारगेट है एग्जाम के पेपर को अटेंड करना, न कि किसी से उलझना। बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने। तो उसके बाद में जब आपने ये पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही विश्लेषणात्मक बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट होता है, इसको आपने कवर कैसे किया और उसको पढ़ते समय कभी ऐसा नहीं आया कि भाई बोरिंग हो रहे हैं या बोरियत महसूस हुई, तो उसको दूर करने का कैसा प्रयास किया आपने? जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर मैं बताऊं, तो इसमें क्या है कि राजनीति विज्ञान के 2 पेपर होते हैं, जिसमें कई जो हमारी यूनिट है जो ऐसी है जो रुचिकर है। जैसे मेरे लिए, जैसे अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ूं, तो जैसे किस देश के साथ में क्या संबंध है, भारत के किन के साथ कैसे संबंध है, तो ये इनको मैं रुचिकर बना लेता हूँ। भारतीय संविधान में इनको भी मैं रुचिकर बना लेता हूँ। और 1-2 यूनिट ऐसी है जो भारतीय राजनीति से संबंधित है, जिसमें पार्टियां हैं, जिसमें किस प्रकार से राजनीति में जाति का जो है, धर्म किस प्रकार से है, धर्म प्रभावित किस प्रकार से करता है राजनीति को, भारतीय राज व्यवस्था को। तो इन चीज़ों को मैं रुचिकर बनाता हूँ। और कई ऐसे हैं जो टॉपिक जो थोड़े यूँ लगते हैं बोरिंग टाइप, तो उनको एक समय के लिए मैं थोड़ा रोक लेता हूँ। हाँ, रोक देता हूँ और फिर मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ। हाँ, और बाकी यूट्यूब का सहारा लेता हूँ। इस प्रकार से कभी बोरिंग वाली अगर लगे तो एक बार रोक दो उसको, थोड़े से समय के लिए बाहर घुमाओ और फिर वापस पढ़ाई शुरू करो। लेकिन करता हूँ वही हूँ कि जैसे मैंने एक किताब उठाई है तो उसको मैं पूरी करूंगा, फिर दूसरी पढ़ूंगा। अच्छा, ये आपकी रणनीति रही कि कोई भी बुक आपने उठाई उसको पूरा पढ़ने के बाद में वापस नया टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, नया टॉपिक, नहीं तो फिर क्या समझ नहीं आता। जैसे कोई बीच में दूसरा उठा लिया तो फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और क्लियर नहीं होगा तब तक वो आधी अधूरी तैयारी रहती है, तो फिर हम कंपटीशन पार कर भी नहीं पाते हैं। अच्छा, तो ये परीक्षा के दौरान बात हुई, फिर आपका रिटर्न बढ़िया गया? हाँ, बढ़िया गया, रिटर्न अच्छा गया। पिछली बार भी मेरा रिटर्न अच्छा था। हालांकि नंबर तो अभी भी शो नहीं कर रहे हैं। शो नहीं है। कितने? लगभग 119-20 के आसपास मेरे नंबर है। अच्छा। और लगभग 133 या 34 मेरे वहाँ अंक है, तो 14-15 के आसपास मुझे इंटरव्यू में मिले होंगे। तो आप जैसे ये रिटर्न का एग्जाम करने के बाद में आपको लगभग कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं रिटर्न पार कर लूंगा, इंटरव्यू कॉल हो जाएगा? हाँ, इंटरव्यू कॉल तो 81 पे ही हो गया था। तो इंटरव्यू के लिए फिर आपने तैयारी कैसे की? साथ में ही कर रहा था मैं। और जैसे ही इंटरव्यू की जो आई कि मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे इंटरव्यू, तो उस समय मैंने उस तैयारी को गंभीरता से लिया। और फिर मैंने जो किताबें पहले पढ़ी थी वही मैंने किताबें पढ़ी, और थोड़ा उनकी पर्सनैलिटी किस प्रकार से रखनी है ये सारी चीज़ें फोकस की, तैयारी की कि मैंने वहाँ से पढ़ाई की है, वहाँ से पढ़ाई की है, यूँ करके यूट्यूब का सहारा लेके बिल्कुल एक अच्छे इंटरव्यू के नाम पे शायद ये पहला इंटरव्यू था आपका? साक्षात्कार? हाँ, बिल्कुल, पहला साक्षात्कार। हाँ, वो पिछली बार तो दे नहीं पाया। तो साक्षात्कार से ठीक पहले जब हॉल के बाहर वेट करते हो रहे होते हैं, उस समय आपको अपने आप को कैसे संभाला? धड़कनें बढ़ी नहीं? हाँ, थोड़ी इंटरव्यू पहला था। हाँ, थोड़ी तो यूँ बढ़ रही थी। लेकिन क्या है कि अगर एग्जाम दे के आए हैं तो जैसे कोई एक तो अनुभव था मुझे कि 4-5 साल में स्कूल में पढ़ा रहा था। टीचिंग का फायदा मिला? हाँ, टीचिंग का मुझे फायदा था कि जो पूछेंगे वो मैं बता दूंगा। ये तो पहले से था, लेकिन यूँ थोड़ा लग रहा था कि जब मैं बाहर बैठा था तो यूँ लग रहा था कि हाँ, क्या पूछ, अगर मेरे से रिलेटिव नहीं पूछा, जो मैं पढ़ के आया हूँ, कोई आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो हो सकता है नेगेटिव नेगेटिव पढ़ सकता है। तो फिर आपके इंटरव्यू का बोर्ड किसका था? अयूब खान सर का था। और क्या पूछा उन्होंने सर? शुरुआत तो बोर्ड के अध्यक्ष ने करी होगी, मेंबर ने? बोर्ड के अध्यक्ष वो मेंबर ने करी। हाँ, तो मैं अंदर गया तो सामने कुर्सी लगी हुई थी और सामने ही बोर्ड था। तो मैंने नमस्कार किया और उसके बाद में उन्होंने कहा बैठो। तो साथ में मैम थी, उनको भी मैंने नमस्कार किया। दोनों एक्सपर्ट को किया? हाँ, एक्सपर्ट एक क्या उधर से आ रहे थे, पता इतना मुझे ध्यान नहीं रहा कि वहाँ जैसे ये रूम है तो कॉर्नर में शायद उधर खड़े थे या कुछ कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता। मैं बैठा ही था कि 20 सेकंड बाद में वो आए, तो मैं खड़ा हुआ वापस, उनको नमस्कार किया और फिर उन्होंने कहा बैठिए। तो बैठा मैं, और उसके बाद में बोर्ड के जो मेंबर थे उन्होंने मुझे पूछना शुरू किया कि आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई। तो ये मैंने उनको बताया, और उन्होंने पूछा कि 10वीं कहाँ से हुई, मैंने स्कूल का नाम बताया। फिर पूछा कि 12वीं कहाँ से हुई, स्कूल का नाम बताया, प्रतिशत बताए। फिर बीए का पूछा, फिर बीएड का पूछा, फिर एमए का पूछा, और उसके बाद में उन्होंने नेट का पूछा। और एक समय मेरी नेट नहीं थी, लेकिन जून 2024 वाले में मेरी जेआरएफ हो गई। हाँ, तो उसका भी पूछा उन्होंने। ये पूछने के बाद में तो वर्तमान में क्या कर रहे हो, मैंने कहा फर्स्ट ग्रेड हूँ राजनीति विज्ञान से। तो स्कूल का नाम पूछा, सेकंड ग्रेड का पूछा उनके। तो इतना पूछने के बाद में
सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का उन्होंने पूछ लिया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सामूहिक सुरक्षा क्या है, ऐसे इस प्रकार के उन्होंने सीधे ही उनके सामने क्या है कि क्वेश्चन रहता है उनके पास, सिलेबस रहता भी है, इतने इंटरव्यू लिए तो अनुभव हो जाता है। अनुभव हो जाता है। तो उन्होंने राजनीति विज्ञान से ही उठाया। ठीक है। तो सामूहिक सुरक्षा क्या है उसके बारे में बताया। फिर पूछा राजनीति विज्ञान क्या है। तो फिर राजनीति विज्ञान में मैकियावली ने राजनीति विज्ञान के बारे में क्या कहा। मैंने कहा सर मैंने राज्य के बारे में पढ़ा है, राजनीति विज्ञान में उन्होंने कोई खास कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा राज्य के बारे में क्या कहा है, कि राज्य की क्या परिभाषा दी है। फिर उन्होंने पूछा कि बेंथम के बारे में जानते हो। मैंने कहा हाँ सर जानता हूँ। तो कि उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। फिर उन्होंने इतना करके उन्होंने कहा कि आप लंबे समय से शिक्षक हो और बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, तो हम एज ए स्टूडेंट, आप एज ए शिक्षक जाओ और सामने बोर्ड, अच्छा बोर्ड वर्क दिया आपको। हाँ जाओ और पढ़ाओ। तो वहाँ मैं उठ के गया तो उन्होंने मुझे उनका खुद का कोई टॉपिक नहीं दिया। ठीक है। तो उन्होंने नहीं दिया तो मैं जो टॉपिक 2-4 मैं तैयार करके गया था, तो उनमें मुझे जो अच्छा लगा उस समय मैं बाहर बैठे बैठे यही कर रहा था, सोच रहा था हाँ कि मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं। तो मुझे पता चला कि अयूब खान सर का बोर्ड है। तो एक तो मैं तैयार करके गया था मैकियावली और कौटिल्य के बीच में जो उसकी तुलना करनी है, वो टॉपिक मैं तैयार करके गया था। ऐसे ही मैं अरस्तु का एक तैयार करके गया था टॉपिक, और एक ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया संघवाद, वो तैयार। अरस्तु और कौटिल्य और मैकियावली की जो तुलना थी वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि अयूब खान सर शायद दर्शन शास्त्र के भी विद्यार्थी रहे हैं। आपने उनका डिटेल पता किया होगा। नहीं वो मैथ के हैं, तो इसलिए तो मैंने वो संघवाद पढ़ाया। अच्छा। जाके बोर्ड पे लिखा संघवाद, फिर उनके परिभाषा लिखा, फिर आगे मैंने लिखा डायग्राम बनाया, फिर मैंने विशेषताएं लिखी, फिर मैंने लिखा कि संघवाद का निर्माण किस प्रकार से होता है। क्रॉस क्वेश्चन किया क्या आपका बोर्ड के दौरान? बोर्ड के दौरान, टीचिंग के दौरान नहीं किया। और फिर मैंने लिखा कि भारत और अमेरिका की जो संघवाद संघीय व्यवस्था है उसकी तुलना। तो मैं परिभाषा, विशेषताएं और उसके बाद में मैं निर्माण, 2 प्रकार से निर्माण होता है संघ का। तो वो जब मैं पढ़ा रहा था उन्होंने वो विशेषताओं तक मैंने 2-3 विशेषताएं पढ़ाई, उन्होंने कहा ठीक है आगे वाला पढ़ाइए। तो उस समय दोनों जो थे एक्सपर्ट वो यूं संतुष्ट नजर आ रहे थे, खुश नजर आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि निर्माण पढ़ाओ, निर्माण पढ़ा दिया। अब उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं बोर्ड साफ करके वापस आके बैठ गया। बैठने के बाद में जो पहले जो विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे, उन्होंने सीधा ही पूछा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है। तो मैंने बताया कि जिसमें संघ और राज्य मिलकर नीतियों का निर्माण करते हैं। तो कि अच्छा तो भारत में भी ऐसा है। मैंने कहा हाँ सर नीति आयोग है। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन पूछे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तो आपने बोर्ड पे लिखा कि भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था की तुलना, तो भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था में जो किस प्रकार से क्या अंतर है वो मैंने बताया। तो उसके बाद में अमेरिका, तो उन्होंने सीधा उस दौरान के अमेरिका और भारत के बीच में वो ट्रम्प नए आए थे जनवरी, तनाव था। हाँ तनाव था टैरिफ को लेकर। तो उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में कोई ऐसा मुद्दा बताइए जो वर्तमान में चर्चा में है। तो मैंने कहा सर टैरिफ है। तो कि इसके बारे में बताइए। तो टैरिफ के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि टैरिफ क्या है, तो क्यों है ये। तो मैंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो कह रहे हैं कि अमेरिका दुनिया का वापस से महाशक्ति बने, तो शक्तिशाली देश बने। तो इसलिए उनकी जो चुनाव में जो उन्होंने प्रचार किया था उस दौरान, तो उनकी ये रणनीति रही थी कि उन्होंने कि अमेरिका को एक बार हम उस स्थिति में वापस ला देंगे जो पहले थी 1990 या 2000 के आसपास। तो इसलिए उनकी ये चुनाव प्रचार के दौरान उनकी ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की ये थी। तो उसके बाद में तो मैंने उनको बताया कि ये टैरिफ का है, इसलिए ये दुनिया के सभी देशों के साथ में टैरिफ का मुद्दा अमेरिका का विवादित है वर्तमान में। और तो कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि भारत सरकार को ये करना चाहिए कि अपने जो उद्योगपति उनको देखते हुए, भारत राष्ट्रीय हित को देखते हुए उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के द्वारा मुद्दे हल करो। मतलब पहले जो एक्सपर्ट थे वो आपके जवाबों से संतुष्ट थे, आपको क्या लगा? नहीं, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, क्रॉस क्वेश्चन भी किए। मैं बताता गया टैरिफ के बाद में कि भारत अमेरिका के साथ में कोई ऐसे संगठन में शामिल है, मैंने क्वाड का बताया। तो कि राष्ट्र, फिर उन्होंने पूछा कि राष्ट्र संघ क्यों विफल हो गया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में बना था, क्यों विफल हो गया। तो उसके भी मैंने कारण बताया कि वीना संधि में जो जर्मनी के साथ नाइंसाफी हुई थी, उस कारण जर्मनी के लोगों को लगा कि भाई ये गलत हुआ हमारे साथ। तो हिटलर जैसे व्यक्ति का उदय होता है और वही कारण बनता है द्वितीय विश्व युद्ध का।
तो वो काफ़ी यूँ करंट पे ही चला उनका, और करंट मेरा अच्छा है हमेशा, तो ये मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो वो उसके बाद में उन्होंने इशारा कर दिया सेकंड एक्सपर्ट, हाँ, जो मैम थी उनकी तरफ, उन्होंने सीधा एक क्वेश्चन पूछा मुझसे कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में अंतर बताइए। तो मैंने उनके बारे में बताया कि एक है जो जो है वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, एक नहीं करते हैं, और एक कुटीर उद्योगों का समर्थन करते हैं, एक बड़े उद्योगों का समर्थन करते हैं, इस प्रकार से। फिर मार्क्स का पूछा, इस प्रकार से चला। लगभग 26-27 मिनट चला, ये घड़ी मेरे पहनी हुई थी। आपके 26-27 मिनट इंटरव्यू चला? हाँ, 4:35 में मैं गया। दोनों एक्सपर्ट आपके जवाबों से क्या लगा, आपको संतुष्ट थे? हाँ, यूँ लग रहा था संतुष्ट। कभी आपको ऐसा अवसर मिला कि या इतने क्वेश्चंस पूछे, किसी में सॉरी बोलने का ऐसा, या उत्तर नहीं आ रहा हो ऐसा भी? हाँ, मार्क्स मुझे जो मैम पूछ रही थी, उस दौरान मुझे एक बार सॉरी मैंने बोला कि उन्होंने कोई इंग्लिश का वर्ड बोला और इंग्लिश मेरी कमज़ोर है। मैंने कहा सॉरी मैम, हिंदी में बताइए। एक बार वो सर पूछ रहे थे, जो एक्सपर्ट सर थे, उन्होंने जो ऐसी कोई नीति बताई है, तो नीति के बारे में एक बार मैंने उनको भी सॉरी बोला, क्रॉस क्वेश्चन में सॉरी बोला मैंने। अच्छा, तो उसके बाद में आपका जो वापस बोर्ड के सदस्य जो अयूब खान जी थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा या नहीं? वापस नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू हो गया, थैंक यू, आप जाइए। अच्छा, तो इंटरव्यू के बाद में जब ये फाइनल रिजल्ट आया, तो उस जब आपको मालूम चला कि मेरा चयन हो गया है, उस पल को आपने कैसे अनुभव किया? और ये न्यूज़ आपको किसने दी सबसे पहले? ये न्यूज़ तो मैं यूँ पता था कि 2 मई को 1 मई को रिजल्ट इंटरव्यू पूरे हो गए थे। हाँ। तो कि आज या कल रिजल्ट आने वाला है। हाँ। तो मैं यूँ ही फ़ोन चला रहा था, इतने में मेरे एक दोस्त हैं, उनका कॉल आया। तो मैंने सोचा क्या रिजल्ट आ गया है? तो मैंने पूछा क्या रिजल्ट आ गया है, मारवाड़ी में पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा नहीं अभी देखते हैं। तो वो देख ही रहे थे, उनको भी मेरे रोल नंबर याद थे। अच्छा। और मुझे भी तो याद तो थे ही। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि हो गया, उन्होंने सबसे पहले देखा। तो मैंने कहा देखो एक बार, फिर पुनः कंफर्म करो, में तो नहीं है, मेन लिस्ट में है, आरक्षित लिस्ट में कंफर्म करो। कंफर्म करो। तो उन्होंने मेरिट कितनी गई है, तो ओबीसी की 129 पॉइंट कुछ गई थी और जनरल की 133 पॉइंट कुछ गई थी। तो फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया। फिर वो मेरे जो नज़दीकी दोस्त थे उनके कॉल आए, फिर मैं उनके पास भी गया रात को 10:30-11। बहुत अच्छी फीलिंग हुई और मैं यहाँ घर पे ही था, तो सब बच्चे वाइफ वगैरह यहीं थे। हाँ, बड़ी खुशी। तो पुखराज जी, हमें और हमारे अभ्यर्थियों को ये बताइएगा कि जो अपनी सफ़र होता है, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे कोई बिजनेस का हो, तो अपना सफ़र तो शैक्षणिक था। इस यात्रा में हर मोड़ में कुछ न कुछ चुनौतियां और कुछ जो है कठिनाइयां आती है। तो आपके इस पूरे सफ़र में ऐसा कोई कठिनाई का दौर आया हो जब आपका मनोबल टूट गया हो, आपके जो ये धैर्य जो डगमगा गया हो, ऐसा कभी आपके जीवन में आया क्या? और फिर उससे कैसे उभरे आप? हाँ, अच्छा, आया? ऐसा तो पढ़ाई के क्षेत्र में तो मेरा आया नहीं। एक बार वो जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम दिया था, उसमें जो मेरिट ऊपर गई थी, उस वजह से मैंने पहली तैयारी मेरी वही थी, तो मैं बाहर हो गया। तो उस दौरान लगा मेरा खुद को ही, मैंने ये कर लिया कि सेटिस्फाइड कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होना था, क्योंकि मैं तो पहली बार तैयारी कर रहा था। और उसके बाद में मुझे कभी एक वो रीट में 123 वाले, तो उसमें भी मुझे मेरी कोई उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। हाँ, मेरे एक वो बीए की कमजोरी के कारण मैं पीछे रह गया। तो ऐसी पढ़ाई में मुझे कोई कभी, और एक ये नेट की वजह से मैं पीछे रह गया। तो ये 2-3 थोड़ी फीलिंग हुई, बाकी आपको कॉन्फिडेंस तो था ही था कि भाई अपनी तरफ से कमी है नहीं। हाँ, ठीक। अब आप पुखराज जी ये बताइए कि जो अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई हुई है, और जो अभ्यर्थी नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे तैयारी संबंधी, या किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उनको अपने शब्दों में कैसे संदेश देना चाहेंगे आप? अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो है जो थर्ड पेपर पे ज़्यादा फोकस करें, जो राजस्थान जीके से संबंधित है उस पे ज़्यादा फोकस करें, और जो मटेरियल है चयनित मटेरियल पढ़ें, स्मार्ट तरीके से पढ़ें कि एक मटेरियल ले लें आप, और उसके बाद में उसी को पढ़ें और बार बार रिवाइज करें। और नई चीज़ है कोई, तो अपना नोट्स जो जिसमें आप बना रहे हो, एक आध रजिस्टर आपने ज़रूर बनाया होगा, तो उसमें आप लिखते रहें, कुछ एक्स्ट्रा है। बाकी जो आप किताबें पढ़ रहे हैं शुरू से, वही आप किताबें पढ़ें। और अगर आप थर्ड पेपर में अच्छे नंबर लाते हो, जैसे मेरे 35 के आसपास नंबर है, तो अगर पिछली बार मेरे 30 थे, और अगर आप 35 या 40 के आसपास लाते हो, तो चयन में आसानी रहेगी। थर्ड पेपर का बहुत बड़ा योगदान है। और सब्जेक्ट में तो आपने काफ़ी अच्छी तैयारी की है, तब तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, और दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आप अच्छे से करिए उसको, सब्जेक्ट को पढ़िए। और इस दौरान मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जब पढ़ाई की है, तो मैंने बहुत सारे सोर्सों से पढ़ाई की है, किताबों से की है। उसके साथ साथ में मैंने इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर थी, लक्ष्मी नारायण
बेनीवाल है जो कलाम कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनके नोट्सों का भी मैंने सहारा लिया, उनके टेस्ट सीरीज का भी मैंने सहारा लिया है। कई ऐसे टॉपिक थे जो उनके नोट्स में मैंने पढ़े हैं और कई मैंने किताबों से पढ़े हैं। संविधान मैंने बैरेप्ट से पढ़ा है और कुछ मैंने खुद नोट्स बनाए थे कुछ टॉपिकों के, और बाकी किताबों से इस प्रकार से मैंने पढ़ाई की है। तो आपके पास जो मटेरियल है उस मटेरियल को आप पढ़िए और जिस टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हो उस पर आप पूरा भरोसा करिए। अच्छा, टीचर पे भरोसा करना जरूरी है। अगर आपके मन में नेगेटिव कोई भाव आ गया सीख नहीं पाएंगे। हाँ, फिर आप सीख नहीं पाओगे। तो टीचर के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो आप प्रामाणिक वस्तुएं मटेरियल पढ़ रहे हैं उसको ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने के बजाय प्रामाणिक पुस्तकें और बार बार रिवीजन करना चाहिए। बिल्कुल, रिवीजन तो जरूरी है। रिवीजन तो लास्ट में अगर आप 10 दिनों में अगर रिवीजन नहीं कर पाते हो एग्जाम के समय तो फिर आपका वो पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो मैंने हर बार ये किया कि लास्ट 10 दिन में मैंने जो कुछ पढ़ा है उसका मैं रिवीजन जरूर करता तो प्रिय अभ्यर्थियों, श्रोताओं, आप तैयारी करते रहिए। यह थी संघर्ष भरी कहानी पुखराज गोदारा की, जो 46 रैंक से असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। और जुड़े रहिएगा हमसे राइज अप क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो से। इसी प्रकार से संघर्ष भरी कहानियां हम आगे और लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद पुखराज जी। जी, धन्यवाद। थैंक यू।